जय हिंद दोस्तों, कैसे सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज एयरफोर्स के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लाए हैं, उनका रिवीजन कराते हैं। 2024 के कुछ क्वेश्चन हैं, 25 के भी हैं, तो उनका रिवीजन कराते हैं। जैसा पहला क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश है, यानी वेक्टर राशि कौन कौन सी है। कार है आपका, कि दाब है, कि ऊर्जा है, कि संवेग है। तो वेक्टर राशि क्या होती है और स्केलर राशि क्या होती है, हमको दोनों पढ़ना है। तो पहले हम इसी में देख लेते हैं स्केलर क्या होता है। स्केलर को बोलते हैं अदिश, अदिश राशियाँ। अदिश जिसमें दिशा ना हो, तो अदिश में क्या होता है, दिशा नहीं पाई जाती, लेकिन इसमें परिमाण पाया जाता है, परिमाण इसमें पाया जाता है। तो अदिश वे राशियां होती हैं जिनमें दिशा नहीं होती, परिमाण होता है। और वेक्टर का मतलब सदिश क्या होता है, सदिश राशियां क्या होती हैं, सदिश वेक्टर। ये इसमें क्या होता है, परिमाण भी होता है और दिशा भी। तो सदिश राशि में परिमाण और प्लस दिशा दोनों पाए जाते हैं। तो ऐसी राशियों को क्या कहते हैं, हम सदिश राशियां कहते हैं। अदिश जिसमें दिशा ना हो, परिमाण हो, अदिश राशियां कहलाती हैं। सदिश जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो, सदिश राशियां कहलाती हैं। एग्जाम्पल अब आपको समझाते हैं हम। मान लेते हैं कोई व्यक्ति है, उसको हम बोल दें कि आपको 25 किलोमीटर दूर जाना है, आपको 25 किलोमीटर दूर जाना है। तो ये बात हमारी अधूरी है। हमने परिमाण तो दे दिया, आपका यही परिमाण होता है 25 किलोमीटर, ये क्या है, परिमाण है। लेकिन आपको हमने दिशा नहीं बताई, आप किधर जाएंगे। तो जो बात अधूरी होती है वो अदिश होती है। यानी अदिश में परिमाण तो होता है लेकिन दिशा नहीं होती, और सदिश में परिमाण दिशा दोनों होते हैं। अगर हम आपसे ये बोल दें कि आपको 25 किलोमीटर उत्तर की तरफ जाना है, कहाँ जाना है, उत्तर की तरफ, तो आपको हमने परिमाण भी बता दिया और दिशा भी बता दिया। परिमाण भी है और दिशा भी है, आप आसानी से जा सकते हो 25 किलोमीटर उत्तर की तरफ। तो इसमें पूरी बात कही जाती है सदिश राशि में, और अदिश राशि में अधूरी बात कही जाती है। तो अदिश में दिशा नहीं होती, परिमाण होता है, और सदिश में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन 4 राशियों में कौन सी राशि सदिश है। तो भैया कार भी सदिश नहीं है, दाब भी, ऊर्जा भी। तो ये आपका बचा क्या, संवेग। और संवेग बराबर फार्मूला क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग। ये तो ये कैसी राशि है, सदिश राशि है। वेग सदिश तो संवेग सदिश। क्योंकि वेग बराबर फार्मूला क्या होता है, वेग बराबर सूत्र होता है विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय। ये विस्थापन सदिश है तो वेग सदिश है, वेग सदिश है तो संवेग सदिश है। तो इसका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट सी होगा, संवेग। संवेग कौन सी राशि सही है इसमें, संवेग। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि की चाल किस माध्यम में सबसे अधिक होती है। ध्वनि की चाल किस माध्यम में सबसे अधिक होती है। तो ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अगर माध्यम नहीं है तो ध्वनि वहाँ नहीं पहुँच पाएगी। तो ध्वनि को चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, और माध्यम 3 होते हैं। कौन कौन, एक ठोस होता है आपका, ठोस माध्यम, द्रव माध्यम और गैस। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि की चाल किस माध्यम में सबसे अधिक होती है। तो इसका ऑप्शन होगा, देखो,
ठोस माध्यम में। किस माध्यम में अधिक होती है? ठोस माध्यम में। तो ऑप्शन तो डी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन ध्वनि की चाल ठोस माध्यम में अधिक क्यों होती है, देखते हैं। तो जो ठोस होता है इसकी जो प्रत्यास्थता होती है, प्रत्यास्थता, ये क्या होती है भैया? अधिक होती है। ये क्या पाई जाती है? अधिक। और इसका जो घनत्व भी होता है ये भी क्या होता है? अधिक होता है। घनत्व भी इसका क्या होता है? अधिक होता है। अर्थात ठोस जो माध्यम होता है इसकी दृढ़ता अधिक होती है। ये दृढ़ होता है, कठोर होता है। तो ठोस माध्यम जो होता है उसकी प्रत्यास्थता अधिक होती है और क्या अधिक होता है? घनत्व अधिक होती है। इसलिए ध्वनि की चाल ठोस में सबसे अधिक पाई जाती है। तो क्वेश्चन आपका था कि ध्वनि की चाल किस माध्यम में सबसे अधिक होगी? तो ठोस में होगी। तो ठोस में ध्वनि की चाल क्या होगी? अधिक। पहले ठोस में अधिक होगी, फिर किस में होगी? द्रव में, फिर किस में होगी? गैस में। तो ध्वनि की चाल सबसे कम गैस में, उससे ज़्यादा द्रव में और सबसे ज़्यादा ठोस में। ये इसका क्रम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं 2024 में, देखो ये पूछा गया है। आगे क्वेश्चन नंबर 3, ये इस क्वेश्चन में बोला गया है, क्या बोला गया है? इस क्वेश्चन में बोला गया कि पिंड का द्रव्यमान दुगना तथा वेग आधा करने पर उसकी गति ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? किसी पिंड का द्रव्यमान दुगना कर दो और उसका वेग आधा कर दो तो गति ऊर्जा में क्या फर्क पड़ेगा? तो भैया गति ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी। गति ऊर्जा के बराबर फार्मूला होता है हाफ mv²। ये अब क्वेश्चन कह रहा है कि द्रव्यमान दुगना कर दो, तो हमने 1/2 m की जगह 2m लिख लिया, द्रव्यमान को दुगना कर दिया। और क्या कह रहा है? वेग को आधा कर दो, तो v था तो हमने v/2 कर लिया, स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर लिया। अब गति ऊर्जा कुछ चेंज आएगी, मान ले k डैश, तो कितनी आएगी इसको निकाल लेते हैं। तो ये क्या आ गया? 1/2 ये इंटू 2m इंटू ये क्या हो जाएगा? v²/4। 2 से क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो k डैश बराबर क्या आ जाएगा? 1/2 m v² और बटे क्या आ गया? 2, यानी इंटू 1/2। तो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये k। तो k डैश बराबर क्या आ जाएगा? इसकी जगह k लिखेंगे, बटे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो अगर हम किसी पिंड का द्रव्यमान दुगना कर दें और वेग आधा कर देते हैं तो उसकी गति ऊर्जा पहले की आधी हो जाती है। पहले की कितनी हो जाती है? आधी हो जाती है। तो ये करेक्ट आंसर है। ऑप्शन में देखते हैं, अपरिवर्तित गलत है, दुगनी हो जाएगी ये भी गलत है, चौगुनी हो जाएगी ये भी गलत है, आधी हो जाएगी। करेक्ट आंसर आपका यही होगा। इस प्रकार क्वेश्चन को हल करते हैं सिंपल तरीके से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि यदि किसी तार की लंबाई बढ़ाकर दुगनी कर दी जाए तो उसकी प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध को ही प्रतिरोधकता कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध को ही क्या बोला जाता है? प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता। मान लेते हैं कोई चालक तार है, तांबे का है, कॉपर है, तांबा है। दूसरा तार है, एक दूसरा तार ले लेते हैं, ये मान लेते हैं एल्युमिनियम का है, Al लिख देते हैं ये। तो ये जो चालक तार है ये कॉपर का बना हुआ है और ये एल्युमिनियम का बना हुआ है।
अलग अलग पदार्थ हैं, तो अलग अलग पदार्थ हैं तो विशिष्ट प्रतिरोध रो से डिनोट करते हैं, तो इसका विशिष्ट प्रतिरोध अलग होगा और एल्युमिनियम का विशिष्ट प्रतिरोध अलग होगा। अलग अलग पदार्थ हैं चूंकि। विशिष्ट प्रतिरोध पदार्थ का होता है। विशिष्ट प्रतिरोध किसका होता है? पदार्थ का होता है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी तार की लंबाई बढ़ाकर दुगनी कर दी जाए। अगर वो तार मान लेते हैं तांबे का बना है, तो तांबे का विशिष्ट प्रतिरोध फिक्स है, वो न कम होगा या न ज़्यादा होगा। तार को अगर हम खींच दें, बढ़ा दें, दुगना कर दें, 4 गुना कर दें, आधा कर दें, लेकिन विशिष्ट प्रतिरोध पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तार उसी का बना हुआ है, पदार्थ का बना हुआ है, और विशिष्ट प्रतिरोध पदार्थ का होता है, तो उसकी लंबाई पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वही क्वेश्चन कह रहा है कि किसी तार की लंबाई बढ़ाकर दुगनी कर दी जाए तो उसकी प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो प्रतिरोधकता भैया अपरिवर्तित रहेगी, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है, ये जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है रो, ये किस पर निर्भर करता है? ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति पर और ताप पर निर्भर करता है। विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है, किसी पदार्थ का जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है, वो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, उसके ताप पर निर्भर करता है। लंबाई से कोई लेना देना नहीं। तार की लंबाई दुगना कर दो, 4 गुना कर दो, लेकिन विशिष्ट प्रतिरोध चेंज नहीं होता। वो कैसा रहेगा भैया? अपरिवर्तित रहेगा। इसलिए ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट होगा? सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कहाँ सबसे अधिक होता है? पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान सबसे अधिक कहाँ होता है? तो हमको पहले से ये पता होना चाहिए कि जो पृथ्वी होती है ध्रुवों पर थोड़ा चपटी होती है। ध्रुवों पर क्या होती है? चपटी होती है। ये इक्वेटर होता है, भूमध्य रेखा होती है, और ये ध्रुव होते हैं। ये पूरब पश्चिम, ये उत्तरी ध्रुव हो जाएगा आपका, और ये दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा, और ये आपकी भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा है। अब हम ये जानते हैं कि स्मॉल जी बराबर फार्मूला होता है कैपिटल जी एमई पृथ्वी का द्रव्यमान और आरई पृथ्वी की त्रिज्या होती है। अब अगर यहाँ से बात करें, ये भूमध्य रेखा है, तो यहाँ से यहाँ ध्रुव की तरफ जाएंगे, क्यों? पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो ये होते हैं ध्रुव। ये तो ये अधिक है आरई, और ये क्या है? कम है। तो ये कम है, आरई क्या है? कम है, सॉरी, आरई क्या है? कम, लो है। तो ये क्या होगा? अधिक होगा। यहाँ से यहाँ दूरी देखो अधिक है, और यहाँ से यहाँ दूरी ये क्या है? चपटी है ना, तो ये दूरी कम है। दूरी कम यानी त्रिज्या कम, तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? अधिक होगा। इसीलिए ध्रुवों पर, ये ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होता है? अधिक होता है, क्योंकि आरई का मान क्या होता है? कम होता है। तो क्वेश्चन कह रहा था जी का मान सबसे अधिक कहाँ होगा? भूमध्य रेखा पर तो कभी नहीं, सभी जगह ये भी पॉसिबल नहीं है। केंद्र पर तो शून्य होगा। ध्रुवों पर क्या? ध्रुवों पर एट पोल, तो ध्रुवों पर स्मॉल जी का मान क्या होता है? अधिक होता है। और अधिक क्वेश्चन ये बोल दे कि भार कहाँ अधिक होगा, तो भार का फार्मूला क्या होता है? m इंटू जी होता है। जब ध्रुवों पर जी का मान अधिक है तो वहाँ भार भी क्या होगा? अधिक होगा। अगर क्वेश्चन बोल दे कि भार कहाँ अधिक होगा, तो ध्रुवों पर भी भार भी अधिक होगा। गुरुत्वीय त्वरण अधिक है तो भार भी क्या होगा? अधिक होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये 6 नंबर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्ण प्रत्यास्थ संघट्ट में क्या संरक्षित रहता है? क्या नहीं चेंज होता?
पूर्ण प्रत्यास्थ संघट्ट। तो संघट्ट क्या होता है? जब दो या दो से अधिक वस्तुएं आपस में टकराती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? संघट्ट कहते हैं। जब दो या दो से अधिक वस्तुएं आपस में क्या करती हैं? टकराती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? संघट्ट कहते हैं। सिंपल बात हो गई। अब संघट्ट जो होता है वो दो प्रकार का होता है। देखो, संघट्ट अच्छे से समझाते हैं। संघट्ट जो होता है आपका वो दो प्रकार का होता है। एक होता है अप्रत्यास्थ संघट्ट और इसमें कह रहा पूर्ण प्रत्यास्थ संघट्ट। तो एक प्रत्यास्थ संघट्ट होता है और एक ये पूर्ण प्रत्यास्थ। पूर्ण प्रत्यास्थ संघट्ट। संघट्ट दो प्रकार के होते हैं, एक प्रत्यास्थ संघट्ट और एक पूर्ण प्रत्यास्थ संघट्ट। प्रत्यास्थ संघट्ट में क्या होता है? इसमें जब दो वस्तुएं आपस में टकराती हैं तो उसका जो संवेग होता है, क्या होता है? संवेग। ये संरक्षित रहता है, नियत रहता है, ये कम ज़्यादा नहीं होता। लेकिन इसकी जो गतिज ऊर्जा होती है, कौन सी ऊर्जा? गति ऊर्जा, वो थोड़ा कम ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि जब संघट्ट होता है तो उससे ऊष्मा निकलती है। क्या निकलती है? ऊष्मा निकलती है और ध्वनि उत्पन्न होती है। तो इसकी जो गतिज ऊर्जा होती है क्या हो जाती है? डिस्टर्ब हो जाती है, कम हो जाती है। लेकिन जो पूर्ण प्रत्यास्थ संघट्ट होता है तो इसका जो संवेग होता है, संवेग, और इसकी जो गतिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा, ये दोनों क्या होते हैं? संरक्षित रहते हैं, कम ज़्यादा नहीं होते, नियत रहते हैं। पूर्ण प्रत्यास्थ संघट्ट में इसमें भी जो ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा और जो ध्वनि निकलती है, ये क्या रहती है? संरक्षित रहती है। लेकिन इसमें जो ऊष्मा ध्वनि निकलती है, ऊष्मा निकलती है, जो ध्वनि निकलती है, वो थोड़ा कम हो जाती है। इसलिए पूर्ण प्रत्यास्थ संघट्ट में संवेग और गति ऊर्जा, ये दोनों क्या होते हैं? संवेग एवं गति ऊर्जा, ये दोनों क्या होते हैं? संरक्षित रहते हैं। अगर केवल संघट्ट की बात की जाए, प्रत्यास्थ संघट्ट की, तो उसमें केवल संवेग संरक्षित रहता है, गति ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती। अगर पूर्ण प्रत्यास्थ संघट्ट है तो इसमें संवेग संरक्षित रहेगा और गति ऊर्जा, दोनों क्या होते हैं? संरक्षित रहते हैं। ये है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? तो समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? तो समतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है r, ये क्या होती है? अनंत होती है। तो f बराबर फार्मूला क्या होता है? r/2। तो f बराबर इनफाइनाइट बटे 2 का भाग दे दो, क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट। तो अनंत ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? अनंत होती है। अगला क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन एयरफोर्स में पूछे गए हैं। कह रहा आदर्श वोल्ट मीटर का आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है? तो ये कितना होता है? ये भी अनंत होता है। आदर्श वोल्ट मीटर का आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है? अनंत होता है। आगे, प्रकाश वैद्युत प्रभाव में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या किस पर निर्भर करती है? प्रकाश विद्युत प्रभाव में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या किस पर निर्भर करती है? देखो, एक प्रयोग किया गया कि एक कोई ये निर्वातित नलिका है, यहाँ पर 2 छड़ें लगा दी गई जस्ते की ये, और इसका संपर्क हम बैटरी वगैरह से, वोल्ट मीटर से, अमीटर से कर देते हैं। यहाँ खिड़की लगाएगी, फिर प्रकाश को देखो डाला गया इसमें, परावैंगनी किरणों को इस जस्ते की प्लेट में क्या डाला गया? ये प्रकाश की परावैंगनी किरणें, उच्च आवृत्ति की किरणें, परावैंगनी किरणों को डाला गया। तो इससे इलेक्ट्रॉन निकलने लगे। क्या निकलने लगे? इलेक्ट्रॉन। तो ये कैथोड का काम करेगी के, और ये एनोड का काम करेगी ए।
एनोड मतलब ये धनावेशित है और इसमें ये क्या है, ऋणावेशित है। तो जब प्रकाश इसमें डाला गया तो इससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगे और ये इलेक्ट्रॉन चल पड़े प्लस की तरफ, क्योंकि प्लस माइनस एक दूसरे को क्या करता है, आकर्षित करता है, और इसमें करंट प्रवाहित हो गई। इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो धारा, ये पूरा परिपथ तैयार हो जाएगा, करंट प्रवाहित हो जाएगा इसमें। अब प्रयोग क्या किया गया, ये जो प्रकाश डाला जा रहा है इसकी तीव्रता को बढ़ाया गया। जब इसकी तीव्रता को बढ़ाया गया तो पता चला जो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं वो अधिक उत्सर्जित हो रहे हैं। तो अर्थात अगर प्रकाश की वही क्वेश्चन कह रहा है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं वो किस पर निर्भर कर रहे हैं, प्रकाश की तीव्रता पर। अर्थात प्रकाश की जो तीव्रता है और इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर, इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। अगर हम यहाँ पर प्रकाश किरणों की तीव्रता को बढ़ा दें तो यहाँ से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जितना अधिक तीव्रता बढ़ाएंगे प्रकाश, जितना अधिक तीव्रता का प्रकाश इसमें डालेंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन इससे उत्सर्जित होंगे। तो वही कह रहा, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या किस पर निर्भर करती है, तो प्रकाश की तीव्रता पर। ये करेक्ट आंसर होगा आपका। और एक बात, चलो इसका आंसर आ गया। और अगर क्वेश्चन कह दे कि इसमें जो प्रकाश डाला जा रहा है इसकी आवृत्ति को अगर हम बढ़ा दें, प्रकाश किरणों की आवृत्ति को बढ़ा दें, तब क्या फर्क पड़ेगा। तो अगर हम प्रकाश किरणों की आवृत्ति को बढ़ाते हैं, किसको, आवृत्ति को हम बढ़ाते हैं, तो इससे जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं उसकी अधिकतम गति ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, गतिज ऊर्जा बढ़ती है। ये दिमाग में रखना है। अगर तीव्रता को बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर बढ़ती है, अगर आवृत्ति को बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की गति ऊर्जा बढ़ती है। ये है क्वेश्चन। तो ऑप्शन आपका कौन सही है, तीव्रता का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किसी वस्तु का पलायन वेग, किसी वस्तु का पलायन वेग पृथ्वी की सतह से लगभग कितना होता है। तो सिंपल है, पलायन वेग का फार्मूला एस्केप वेलोसिटी का होता है √2GRE। ये सूत्र होता है। इसको हम हल कर देते हैं तो √2G की वैल्यू 9.8 × RE 6400 किलोमीटर, तो 1000 का गुणा कर देंगे मीटर में। इसको हल करते हैं तो लगभग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये करेक्ट आंसर है आपका। तो पृथ्वी तल पर पलायन वेग कितना होता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर हम किसी पिंड को पृथ्वी तल से इतने वेग से फेंक दें तो वह पिंड पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र के बाहर चला जाता है और कभी वापस नहीं आता, अर्थात पलायन कर जाता है, भाग जाता है और कभी भी पृथ्वी पर वापस नहीं आता। तो उस वेग को क्या कहते हैं, पलायन वेग कहते हैं।